Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी देखिए, अभी जो 3D का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लाइंस पढ़ रहे थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है वो कैसे दी गई है। एक तो तरीका होता है कि भाई वेक्टर फॉर्म दी जाए और एक तरीका है कि कार्टेशियन फॉर्म दी जाए, सही बात है। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों हो सकती हैं। अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं और कार्टेशियन में भी देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो लेट्स से, ठीक है, द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, मान लेते हैं ऐसे कुछ दिया गया है म्यू डी। ऑलराइट बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी गई है। अब कुछ लोग यहाँ पे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भी आर और ये भी आर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आर तो ये आर डैश नहीं। वेरिएबल पॉइंट तो भाई ऐसे ही लिए जाते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देखो ना, 2x + 3y = 5 एक लाइन है और x - 2y = 6 दूसरी लाइन है। तो क्या इसमें xy और xy डैश लूं क्या? मतलब इसमें जब xy लिया तो इसमें x डैश और y डैश लेना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे ही लिखी जाती है इक्वेशन। तो सिमिलरली यहां पे r और r डैश ऐसा नहीं होगा, ये तो r ही रहेंगे दोनों। और मैं बता दूं आपको, यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि यहां पे भी लैम्डा दिया और यहां पे भी लैम्डा दिया, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा दिया जाए कि एक ये दे दिया जिसमें ये लैम्डा है ये भी लैम्डा है, तो वो एक्चुअल में दोनों सेम लैम्डा नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि एक लाइन है L1, वो ये है, लाइन L2 ये है, समझ गए ना। तो इस चीज को ऐसे देखो, अब ये पैरामीटर है, ये वेरिएबल पॉइंट है अपना, तो आर आर ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, दो लाइंस, इसमें भी आर और इसमें भी आर। जैसे यहाँ पे इसमें एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई। सिमिलरली वैसे ये डिफरेंट होना चाहिए, अगर एक ही क्वेश्चन में दो लाइंस दी जाती हैं तो ये डिफरेंट देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा दिखे आपको कि ये भी सेम है, मतलब ऊपर भी लैम्डा और नीचे भी लैम्डा, तो भी टेंशन की बात नहीं है। आपको करना क्या है, उन दोनों लैम्डा को डिफरेंट ही मान के चलना है। ये पॉइंट याद रखें सबसे पहली बात, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन एक तो ये दी गई है, एक ये दी गई है, ओके। अब हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है, इंटरसेक्शन पॉइंट या एंगल बिटवीन देम निकालने से पहले एक दो चीजें हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वो क्या है, देखो लाइन का बिहेवियर देखते हैं। जैसे देखो ध्यान से, क्या 3D में लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं। जैसे 2D में या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती हैं, वी नो वेरी वेल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां पे एक और चीज होती है, तो पैरेलल या कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट तो ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग है ही वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने एक इसे अलग कैटेगरी दे दी, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, सिंगल पॉइंट इंटरसेक्शन। ऑलराइट, ये तीन चीजें हो सकती हैं। अब कोई कहेगा अच्छा परपेंडिकुलर भी तो हो सकती है, तो वो इंटरसेक्टिंग में आ तो गया, एंगल ही तो है 90। मैं तो जस्ट बिहेवियर बता रहा हूं अभी, ऑलराइट। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे 3D में दो लाइंस हैं, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। तो नंबर 1 इज पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्या पैरेलल लाइंस। नंबर 2 कोइंसिडेंट लाइंस, ऑलराइट बच्चों। एंड नंबर 3 क्या कहें, पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट हो गया एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब समझ रहे होंगे तुम, वन पॉइंट इंटरसेक्शन। नंबर 4 स्क्यू लाइंस, which are no intersection point,
नो इंटरसेक्शन पॉइंट, स्टिल लाइंस आर नॉट पैरेलल। स्क्यू लाइंस उन्हें कहते हैं जिनमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता और लाइंस भी पैरेलल नहीं होती। जैसे देखो भाई 2D में तो ऐसा होता है, ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है तो एक जगह तो इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये देखो ये दो लाइंस 3D में तो पूरा आगे ये अपना Z एक्सिस भी आ जाता है, तो एक ये लाइन है मान लो और एक ये लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ से जा रही है, ये यहाँ इसके ऊपर से जा रही है। एक तरह से ये मान लो एरोप्लेन है दो, ठीक है, और अगर उन्हें एक ही प्लेन में उड़ना है, जस्ट एरोप्लेन्स को मैंने एक दीवार रख दी है ऐसे, एक लिमिट बाउंड्री बना दी है ये ऐसे करके, और एरोप्लेन को इन्हीं में उड़ना है, बस इसी बाउंड्री में जाना है, तो हाँ मैं कह सकता हूं गारंटेड कि अगर वो दो प्लेन है जो पैरेलल है, ठीक है, दो प्लेन है जो पैरेलल है जा रहे हैं, तो वो कहीं टकराएंगे नहीं। अगर वो पैरेलल नहीं जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं जरूर टकरा जाएंगे। बात समझ रहे हो? उनका पाथ एटलीस्ट, वो टकराए या ना टकराए, उनका पाथ जरूर टकरा जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं यही बात 3D में करूं, जो कि एक्चुअल में होता है, जो कि आप लोग देखते हैं एरोप्लेन्स, ठीक है, तो एरोप्लेन एक तो ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, क्या इनका पाथ कभी टकराएंगे? नहीं, ये तो इसके ऊपर से निकल गया, ये नीचे जा रहा है, स्टिल दे आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, फिर भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो कभी अगर दो लाइंस पैरेलल ना होते हुए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी ना हो, तो समझ जाना वो लाइंस कैसी होंगी? स्क्यू लाइंस। ऑलराइट बच्चों, स्क्यू लाइंस तो मैं आपको दिखा देता हूं भाई। ये पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन ऐसे एक के ऊपर एक, इंटरसेक्टिंग लाइन की बात ऐसे हो रही है, और बेटा स्क्यू लाइन को मैं चलो कुछ ऐसे दिखा देता हूं। डॉट 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 क्या बता रही है? कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसे कोई लाइन दिखाता हूं ना कि आधी तो मैंने डार्क बनाई है, उसके बाद डॉट 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 कर दी, तो समझ जाना वो लाइंस में कैसी दिखा रहा हूं? स्क्यू लाइंस हैं, वो कुछ ऐसे हैं, ऐसे निकल रही हैं ऊपर से। ऐसे देखेंगे तो हमें वो शायद टकराती हुई दिखें, लेकिन एक्चुअल में वो टकरा नहीं रही हैं, वो ऐसी हैं एक्चुअल में, गैप है उनके बीच में। समझ रहे हो? जैसे ये इधर से तो हमें लग रहा है कि वो टकरा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज देखो कैसे है, गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये रहेंगी स्क्यू लाइंस। ऑलराइट बच्चों, तो ये चीजें हो सकती हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस में। भाई कोइंसिडेंट लाइंस के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जितने भी पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं वही उनके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, सभी के सभी। तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन में एग्जिस्ट करता है, इधर भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो पहले तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या कैसी है, कैसी नहीं है, तो उसका बिहेवियर पता हो तभी तो हमें पता चलेगी चीजें आगे की। तो वही उसी बिहेवियर पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं, ठीक है, उससे पहले तुम ये चार टाइप उतारो, फिर चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब जरा, ये दो लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट नहीं है? ठीक है, बात तो समझ आ गई, वो चारों केस तो तुम्हें समझ आ गए, लेकिन अब दिक्कत कहाँ है? केस 1 और केस 2 में, पैरेलल और कोइंसिडेंट, और कंफ्यूजन आएगी यहां पे। क्यों? देखो ध्यान से देखो,
ऊपर गिवन जो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर है, दे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शंस ऑफ लाइंस। ठीक है, देखो लैम्डा और म्यू के साथ जो आता है वो पैरेलल वेक्टर आता है या नहीं? r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ऐसे लिखना बताया था। तो जो लैम्डा और म्यू, जो ये पैरामीटर होते हैं ना लैम्डा म्यू, इनके साथ जो लिखा रहता है वो पैरेलल लाइन, मतलब डायरेक्शन, उस लाइन की पैरेलल वेक्टर, एक्चुअली उस लाइन की डायरेक्शन बताते हैं। तो मैंने कहा बी एंड डी जो है वो दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ लाइंस, डायरेक्शन ऑफ लाइन पता चल रही है उनसे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या कर सकते हैं हम? इफ बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, ठीक है, तो दो केस पॉसिबल है। बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल लाइंस की भी डायरेक्शन सेम होती है, कोइंसिडेंट की भी सेम होती है। ओके, ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से देखना, मान लो एक लाइन ये है और बेटा एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट नहीं है। तो देखो दिया क्या है मुझे, एक तो ये डायरेक्शन दी है और एक ये दी है। ये तो मुझे पता चल गया B इज पैरेलल टू D, इतना तो मुझे पता चल गया, B जो है वो पैरेलल टू D है। कैसे पता करते हैं दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं? भाई उनके जो I के कोफिशिएंट है, I के साथ जो लिखा है, X इंटरसेप्ट का रेशियो इक्वल होना चाहिए Y इंटरसेप्ट के रेशियो इक्वल होना चाहिए Z इंटरसेप्ट का रेशियो। अगर ऐसा है तो वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। सही है, जैसे I प्लस जे प्लस के, या 2I प्लस 2j प्लस 2k, या माइनस I माइनस जे माइनस के, सब पैरेलल है, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ओके, ये तो तुम्हें पता ही है। अब ये तो मुझे समझ आ गया। अब और क्या दिया है मुझे, इस पे पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे पहले वाली पे A एक पॉइंट दिया है, दूसरी वाली पे C एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ओके। अब मैं एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं C माइनस ए। C माइनस ए एक वेक्टर है, होगा कि नहीं? A से C तक C माइनस ए होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये वेक्टर इनके पैरेलल नहीं होगा, है क्या? पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या ये वेक्टर B और D के पैरेलल है क्या? नहीं। देन तो इफ B D पैरेलल एंड लाइंस आर व्हाट? पैरेलल। लाइंस अगर पैरेलल है देन C माइनस ए, ध्यान से देखना, विल नॉट बी, या ऐसे कर लो, विल नॉट बी पैरेलल with B और D वेक्टर। ठीक है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक्चुअल में अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो C माइनस ए जो वेक्टर होगा वो B एंड D वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा। C माइनस ए कौन सा है कि जो उनमें पॉइंट दिए गए थे, उन लाइन पे पॉइंट दिए गए थे, उनसे मिलके एक वेक्टर बनाया मैंने, और मैं देख सकता हूं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो पक्की बात है जो C माइनस ए जो वेक्टर है वो इनके पैरेलल नहीं आने वाला। अच्छा, कोइंसिडेंट में वो पैरेलल आता है। देखो एक लाइन तो ये और एक लाइन इसके ऊपर ये, ठीक है, ये दो कोइंसिडेंट लाइन है। ओके, अब ये तो तुम्हें पता चल गया, यहां पे B पैरेलल होगा D के, ये तो कंफर्म है। जो वेक्टर B होगा वो पैरेलल होगा वेक्टर D के, यहां तक तो कंफर्म है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, बात कर लेते हैं। जो पॉइंट होगा A, मान लो यहां पे है, और C कहां पे होगा? दूसरी लाइन पे। वो भी होगा तो यहीं कहीं ना, क्योंकि दोनों लाइन तो कोइंसिडेंट है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो C माइनस ए वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा B और D, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों पैरेलल हैं B और D। इन दोनों में से किसी भी, या इन दोनों के ही एक्चुअली,
बी एंड डी दोनों के ही पैरेलल होगा, एंड कह सकते हो, और की जगह एंड लिख लो ज्यादा अच्छा है। लो एंड लिख देता हूं यहां पे भी, बी एंड डी वेक्टर, बी एंड डी वेक्टर, ठीक है। तो सी माइनस ए जो वेक्टर होगा बेटा वो पैरेलल होगा बी एंड डी वेक्टर के। ऑलराइट बच्चों, ये बात आप अपने दिमाग में बनाए रखें। ओके, तो इस चीज को यहां पे भी लिख देते हैं, कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है तो सी माइनस ए विल बी पैरेलल टू बी एंड डी वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। C माइनस ए जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा बी एंड डी वेक्टर्स के। ऑलराइट, इन चीजों का ध्यान रखें। ये है हमारी कहानी पूरी कोइंसिडेंट और पैरेलल को पहचानने के लिए। तो ओवरऑल पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि वो पैरेलल कोइंसिडेंट है या स्क्यू और इंटरसेक्टिंग है, इन दोनों में से क्या है। तो वो तो मैं इसे देख के बताऊंगा, लैम्डा और म्यू के साथ जो लिखे हुए हैं इन्हें देखते ही बता दूंगा। इनके एक्स इंटरसेप्ट का रेशियो, वाई इंटरसेप्ट का रेशियो, जेड इंटरसेप्ट का रेशियो अगर सेम आता है तो ये पैरेलल या कोइंसिडेंस में से ही कोई एक है। अब मैं इन पॉइंट की हेल्प लूंगा, सी एंड ए। इन पॉइंट की हेल्प से मैं एक वेक्टर खींचूंगा सी माइनस ए या ए माइनस सी, कुछ भी ले लो, मर्जी तुम्हारी है। अगर वो सी माइनस ए या ए माइनस सी, बी या डी, बी एंड डी दोनों ही, क्योंकि दोनों ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो बी एंड डी के पैरेलल आता है तो समझ जाना जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अगर वो पैरेलल नहीं आता तो समझ जाना वो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल ना आने पर पैरेलल लाइंस, पैरेलल आने पर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन भी आपस में होती पैरेलल ही है, डायरेक्शन उनकी। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन पे। क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें, 4 ऑप्शन आते हैं, तो एक पैरेलल रहेगा, एक कोइंसिडेंट रहेगा। तो आपको सोच समझ के ये बात करनी पड़ेगी। मतलब एक अलग ही सिचुएशन दी जाएगी, आपको कहा जाएगा बताओ ऐसा ऐसा करने पर एक लाइन ये आती है, ऐसा ऐसा करने पर एक लाइन आएगी L, और फिर एक लाइन देंगे L2, वो दे देंगे आपको। बताइए ये L और L2 में क्या रिलेशन है? क्या ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन है, या ये एक दूसरे को 90 पे कट करती हैं, या क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, वो सब कुछ जो भी पूछा जाएगा निकाल पाओगे आप, ठीक है। तो इन दिस केस, इन बोथ केसेस द एंगल बिटवीन द लाइंस विल बी 0। सही है, चाहे कोइंसिडेंट हो चाहे पैरेलल हो, अगर एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा जाए तो दैट विल बी 0, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये भी लिख दिया, इन बोथ केसेस एंगल बिटवीन लाइंस विल बी 0, ठीक है बच्चों। एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा? 0 होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड स्क्यू लाइंस में कैसे डिफरेंशिएट करें। ऑलराइट, जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड बेटा स्क्यू लाइंस। ऑलराइट, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्क्यू लाइंस में क्या डिफरेंस है ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करें देखो ध्यान से। देखो क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, अभी ध्यान से समझना, बिल्कुल चीजें बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। स्क्यू लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन का बात समझ आएगी है, ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये स्क्यू लाइंस है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। चलिए, अब क्या डिफरेंस आएगा चीजों में ये मैं दिखाने जा रहा हूं। एक तो तरीका ये है, ठीक है, एक तो तरीका ये है, अभी मैं तुम्हें आगे ये बताऊंगा कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है
जब ये तरीका आपको सिखाया जाएगा तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो कि दो लाइन अगर आपको दी जाती हैं और आपने ये तो देख लिया दे आर नॉट पैरेलल और कोइंसिडेंट। कैसे कैसे देख लिया कि भाई लाइन तो दी जाएगी ना आपको a प्लस लैम्डा बी और c प्लस लैम्डा डी, तो b एंड d आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स। सबसे पहले तो ये पता चल गया मुझे, जो b एंड d है वो पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। इसका मतलब जो लाइंस हैं वो पैरेलल या कोइंसिडेंस में से नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, तो इन दोनों में से अब कोई एक होंगी। अब मैंने क्या किया, मुझे ये तो पता चल गया। अब मैंने जब तुम्हें सिखा रखा है मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो तुम सिंपल एक काम करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करो। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया तो समझ जाना इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर नहीं निकला तो समझ जाना स्क्यू लाइंस हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा तो नहीं होता कि नहीं तब भी निकल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैथमेटिक्स तो अपने आप ही ऐसी चीज है, वो अपने आप आंसर्स देता है आपको, जो आपके मेथड गलत हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो बस यही कहानी है। जैसे मैंने बताया, एक लाइन और एक कर्व को अगर मैं सॉल्व करता हूं और वो लाइन और कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक बनती थी कोऑर्डिनेट में 2 डिग्री कर्व के साथ, क्वाड्रेटिक बनती थी और उसका डिस्क्रिमिनेंट अपने आप लेस देन 0 आ जाता है। उससे हमें अपने आप पता चल जाता है कि ये लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैथ्स अपने आप आंसर देता है। जब आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, वो निकलेगा ही नहीं और तुम समझ जाओगे ये लाइंस कैसी है, स्क्यू लाइंस है। निकल गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन वो तो हमने सीखा हुआ नहीं है। तो कुछ ऐसे सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज से सीखते हैं जो चीज हमें पता है। ऑलराइट, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। एक वेक्टर ये लाइन L1 है ना, इसकी डायरेक्शन पता है, तो ये वाला वेक्टर उसकी डायरेक्शन में। एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये लाइंस है, ऐसा मान लो। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ओके, मतलब एक डायरेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है? ओके, अब देखना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक वेक्टर और डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज c माइनस ए, जो अभी लास्ट वाले में किया था। कौन सा? c माइनस ए। ओके, दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये। ऑलराइट, दो लाइंस हैं। मैं क्या कह रहा हूं इसमें, तुम्हें क्या करना है, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये, एक b हो गया, एक d हो गया, एंड एक c माइनस ए। c माइनस ए कौन सा होगा? देखो, एक पॉइंट यहां पे है, मान लो ये, और इसका ये ब्लैक वाला ये मान लेते हैं पॉइंट है। तो एक वेक्टर कौन सा होगा? c माइनस ए, जो यहां से यहां को कनेक्ट कर रहा है। समझ गए? ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तिरछा ऐसे वाला। तो जो वेक्टर की अगर बात करूं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। अब इसे हैंड में एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, ठीक है, या ऐसे जा रही है लाइन, ठीक है, गैप एंड में, और एक वेक्टर ऐसे। ऑलराइट बच्चों, हर एक तरीके से दिखा देता हूं, ऐसे एक वेक्टर ऐसे। अब देखो, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। ध्यान से समझें, देखो अब ध्यान से देखो, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये आ रही है, और स्क्यू लाइन है। मतलब समझ आ रहा है ना कि इसके ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है लाइन, या नीचे से कह दो, स्क्यू लाइन है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक तो ये वेक्टर है अपना b वेक्टर, एक ये वेक्टर है अपना d वेक्टर। तो ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। अब एक वेक्टर है ac वेक्टर। तो बेटा ये है अपना a और ये है पॉइंट अपना c, तो ac वेक्टर इज दिस c माइनस a वेक्टर। ऑलराइट, तो इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस, c माइनस a जो वेक्टर होगा वो b और d के प्लेन में नहीं होगा, b एंड d के प्लेन में नहीं होगा। ये बात को समझें, क्योंकि एक लाइन यहां है और एक लाइन यहां है।
और जो इन्हें मिलाने वाला वेक्टर है वो यहां से यहां तक ऐसे है, तो ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं है, कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। तुम सोच के देख लो, कोई एक ऐसा वेक्टर बता दो मुझे जो इन तीनों को कंटेन कर ले। इसको दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन में होते हैं। अब कोई सोचे कि यार इसको कैसे करें, तो पैरेलल शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्ट कर लो। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये तो आ गए प्लेन में, देखो। लेकिन एक तीसरा जो वेक्टर है जो यहां से यहां पे आ रहा है ऐसे, इसे पैरेलल शिफ्ट कर लो चाहे, तब भी नहीं ला पाओगे। पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये तो ऐसे आ जाएंगे दोनों, ठीक है, लेकिन ये वाला तो ऐसे रहेगा, क्योंकि ये ऊपर था तो ये ऐसे रहेगा। अब इसे पैरेलल शिफ्ट कहीं पे भी कर लो, इन दोनों के साथ कभी भी कोप्लेनर नहीं आ सकता है। तो बात ध्यान रखें, इफ, अच्छा एक बात और, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये बी, ये डी, ये ए और बेटा ये सी और ये ए सी, इस केस में सी ए बी और डी के पैरेलल, मतलब एक ही प्लेन में है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये वाले वेक्टर या ये लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही, ये जा रही लाइन, भाई उसमें क्या था, उसमें तो ऊपर जा रही थी, इस बार तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे, तो ऐसे ले ली मैंने, ऐसे मान ली, ये दो लाइन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। अब इन पे ए और सी एक पॉइंट होंगे दो, एक ये और एक ये, इन्हें मिला दिया, ये रहा। क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं कि नहीं? यस। उसमें तो इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ऐड हो रहा था, जो इसमें ऊंचाई वाला कंपोनेंट है ये। अब तो ये ऐसे हैं और ये इंटरसेक्शन ए ये है, सी ये है, तो ये रहा पॉइंट। देखो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो इंटरसेक्टिंग के केस में बी, डी एंड सी माइनस ए जो वेक्टर होगा वो कोप्लेनर होगा। बात समझ गए? तो अब इसे रट लेते हैं। रट कैसे ले? इफ सी माइनस ए, बी, डी आर कोप्लेनर, ठीक है, आर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन, ठीक है, देन L1 and L2 will be intersecting lines. If C minus A, B, D are non-coplanar, ठीक है, non-coplanar vectors, then L1 and L2 will be skew lines. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसका मतलब देखो, C माइनस ए, बी, डी आर कोप्लेनर वेक्टर, देन L1 L2 विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये तीन वेक्टर हैं, एक तो C माइनस ए एक वेक्टर, B दूसरा वेक्टर, D तीसरा वेक्टर। तीनों कोप्लेनर होने का क्या मतलब है? कोप्लेनर होने का मतलब है बॉक्स ऑफ C माइनस ए, B, D शुड बी 0, और इस केस में C माइनस ए, B, D should not be 0. That should not be 0. That should not be 0. ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, बात को समझना है, इसमें गलती कहाँ हो सकती है। ये बात तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि अगर आपको दो लाइंस के बारे में जानना है कि वो स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है, तो C माइनस ए एक वेक्टर निकालो, B और D आपको पता ही होगा, उनका बॉक्स ले लो, बॉक्स पता ही है तुम्हें, डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाता है ना। तो उनका बॉक्स को सॉल्व करो, अगर वो 0 आ गया तो समझ जाना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अदरवाइज वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, दैट मींस स्क्यू लाइंस हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि C माइनस ए एंड बी डी, C माइनस ए एंड बी डी 0 हो सकता है। एक और केस है, कब? व्हेन लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, व्हेन लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट।
तो बेटा ये चीज आपको तब ट्राई करनी है इफ B and D आर नॉट पैरेलल। तो यहां पे मैंने लिख दिया इफ B and D आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, B and D should not be parallel, तब जाके ये चीजें चेक करेंगे आप। क्योंकि एक ने क्या किया मैं बताता हूं एक ने क्या किया, दो लाइंस दी गई है उसको, उसने पैरेलल पैरेलल को चेक ही नहीं किया, उसने सिर्फ बॉक्स लिया और देखा कि जीरो आ रहा है या नहीं, तो बॉक्स आ गया जीरो। उसने सोचा बॉक्स जीरो आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से। अरे नहीं, बॉक्स जीरो आने के एक दूसरा भी मतलब होता है। जब B and D पैरेलल वेक्टर होंगे तब भी बॉक्स जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली बॉक्स क्या होता है, C माइनस A डॉट B क्रॉस D, और B and D अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो B क्रॉस D जीरो होगा, होगा क्या नहीं? यस। तो बेटा B and D शुड नॉट बी पैरेलल फर्स्ट, ये आपको चेक करना है। ये बॉक्स की कॉन्सेप्ट आपको तब अपनानी है जब B और D आप ऑब्जर्व कर चुके हो कि दे आर नॉट पैरेलल। मतलब जब आप वो दो कंडीशंस को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो, किसको? पैरेलल और कोइंसिडेंट को। पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस होने की जो कंडीशन है उसको तो आपने हटा दिया, आपको B और D को ऑब्जर्व करके पता चल गया B and D आर नॉट पैरेलल, तो वो दो तो नहीं है, तो अब है कौन? अब तुम्हें पता चल गया कि भाई सिर्फ क्या होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या स्क्यू लाइंस होंगी। तो बॉक्स ऑफ C माइनस A BD अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज दे विल बी स्क्यू लाइंस। ऑलराइट बच्चों, तो बस ये थी सिंपल सी कॉन्सेप्ट स्क्यू लाइंस की और जो भी हमने ये पढ़ा है उसकी। ऑलराइट, और भी मैं तरीके बता दूंगा तुम्हें स्क्यू लाइंस और लाइन के बीच में डिफरेंशिएट करने के, लेकिन फिलहाल सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट है स्क्यू लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए वो यही है, बॉक्स निकालें और आंसर पाएं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।